हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ई इनवॉइसिंग की टाइम लिमिट और टर्नओवर में एक मेजर चेंज किया गया है, जिसको कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ई इनवॉइसिंग यदि आप प्रिपेयर करते हैं दोस्तों, तो ये अपडेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड जो पहले से प्रोविज़न चला आ रहा है कि यदि आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपकी एग्रीगेट टर्नओवर यदि 5 करोड़ से ऊपर क्रॉस करती है तो आपको ई इनवॉइसिंग करना पड़ता है, और जो कि ये रूल 1 अगस्त 2023 से एप्लीकेबल है। तो ई इनवॉइसिंग के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है, आपको कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो आपको उसके लिए इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है। अब इनवॉइस आप या तो ऑनलाइन प्रिपेयर करते हैं या ऑफलाइन भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में आप जो भी सॉफ्टवेयर का यूज करके आप सबसे पहले तो आप अपनी इनवॉइसेस को क्रिएट करते हैं। इसके बाद आपको IRP पोर्टल पे आपको इसको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो ई इनवॉइसिंग सिस्टम है, यहाँ पर आपने जो भी इनवॉइसेस अपनी क्रिएट कर रखे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो इनवॉइसेस आपको यहाँ पर अपडेट करानी पड़ती है। तो यहाँ पर आप यदि कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू ई इनवॉइस जनरेट करते हैं तो आप ई इनवॉइस इनेबलमेंट पे आप जाकर के कर सकते हैं। तो यदि आप ई इनवॉइसिंग खुद इसी पोर्टल से करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए यूटिलिटी यहाँ पे अवेलेबल कराई गई है। ई इनवॉइसिंग करने के लिए जो यूटिलिटी अवेलेबल की गई वो है बल्क जनरेशन टूल्स। आप गूगल पे सर्च करेंगे डाउनलोड ई इनवॉइसिंग यूटिलिटी तो आपको मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पे बल्क IRN जनरेशन का ऑप्शन होता है। पर देखिए, ऑप्शन आपको दिख रहा है, यदि आपको वन शीट में प्रिपेयर करना है तो आप जेएसएन प्रिपरेशन में B2B इनवॉइसेस SCZ एक्सपोर्ट डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में कर सकते हैं। 2 शीट्स के लिए आपको 2 शीट पे क्लिक करना होता है। तो ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे जब अपनी इनवॉइसेस को आप रिपोर्ट कर देते हैं तो उसके बाद आपको हर एक इनवॉइसेस के लिए एक IRN जनरेट किया जाता है। दोस्तों, वो जो IRN आपका जनरेट होता है वो बेसिकली ई इनवॉइसिंग का ही होता है। IRN जनरेट होने के बाद दोस्तों, ये आपकी जितनी भी इनवॉइसेस होती है उसकी ई इनवॉइसिंग कंप्लीट हो जाती है। और जब आपकी इनवॉइसिंग कंप्लीट होती है तो दोस्तों, यहां से जो डाटा होता है ना, वो आपके GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। और आप इसके आधार पर ही जो आपने ई इनवॉइसिंग कर रखा है, यदि आपकी गुड्स एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होने वाली है तो आप पार्ट ए ई-वे बिल का भी यहीं से आप अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस होती है ये आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो आप इनवॉइस क्रिएट करते हैं और जो आप रिपोर्ट करते हैं IRP पोर्टल पे, इन दोनों की एक टाइम लिमिट होती है जिसको कि आपको फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले इनवॉइस आपको क्रिएट करना है, इसकी टाइम लिमिट क्या है सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। फिर उसके बाद आपको IRP पोर्टल पे कब रिपोर्ट करना है इसे भी हम समझेंगे। तो दोस्तों, GST लॉ में सप्लाई की भी एक टाइम लिमिट होती है, मतलब किस डेट को आपकी सप्लाई मानी जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही आपकी GST वगैरह चार्ज की जाती है। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बात करता है। तो इसमें बेसिकली 2 चीजें कवर्ड होती है। एक तो होता है कि आपकी जब टाइम ऑफ सप्लाई जब पहले से निर्धारित हो जाती है तो उसके अनुसार ही आपको GST रिटर्न्स और GST का पेमेंट करना पड़ता है। दोस्तों, टाइम ऑफ सप्लाई बेसिकली कब माना जाता है? आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करते हैं, स्पेशली हम यहाँ पे गुड्स की बात कर रहे हैं, तो कब टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर किया जाता है? तो इसके लिए 3 क्राइटेरिया है जो कि फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला तो ये है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इशूड अंडर सेक्शन 31। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जिस डेट को आप इनवॉइसेस अपनी इशू कर रहे हैं, प्रॉपर डेट आपने मेंशन की होगी, और एक होता है लास्ट डेट भी होती है इनवॉइस को इशू करने की। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक डेट आपका होना चाहिए। और सेकेंड है दोस्तों कि किस डेट को आपका जो पेमेंट है इस इनवॉइस से रिलेटेड, वो किस डेट को आपने अपने पेमेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया हुआ है। और थर्ड होता है किस डेट को पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो इन तीनों में से जो डेट सबसे पहले होगी दोस्तों, वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। लास्ट डेट जो होती है दोस्तों इनवॉइस को इशू करने की, वो क्या होती है, वो GST लॉ में इंपॉर्टेंट होता है। इसकी भी एक टाइम लिमिट है जो कि आपको फुलफिल करनी पड़ती है। तो जो टाइम लिमिट होती है ना बेसिकली इनवॉइस को इशू करने की, जब आप अपने गुड्स को सेंड कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपको अपनी गुड्स
किसी दूसरे पार्टिकुलर लोकेशन पे सेंड करना है, तो जिस टाइम आप अपने गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज रहे हैं, या तो आप उसी डेट पे अपनी इनवॉइस जनरेट कर लीजिए या फिर उसके पहले जनरेट कर लीजिए, ठीक है। या तो फिर दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि जब आप गुड्स की डिलीवरी कर रहे होते हैं या फिर जब आप गुड्स को रेसिपिएंट को अवेलेबल करा रहे होते हैं, तो इसमें जो भी डेट आपकी होगी उस डेट तक आपको अपनी इनवॉइसेस जनरेट करनी पड़ती है। जैसे कि क्या होता है कि आप किसी शॉप पे जाते हैं, तो उस टाइम पे कोई भी गुड्स आप खरीदते हैं तो शॉपकीपर आपको इमीडिएटली क्या करता है, इनवॉइस निकाल के दे देता है। तो उस टाइम वो वाली टाइम जो होती है वो डिलीवरी ऑफ गुड्स या फिर मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द रेसिपिएंट के केस में आता है। तो ये सेक्शन 31(1) का जो रूल है ये आपको फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए बी लिमिटेड है, इसने गुड्स को सेल किया सी लिमिटेड को 10th जून को। इनवॉइस फॉर द सेम इज इशूड ऑन 12th जून। इनवॉइस कब इशू हो रहा है, 12th जून को इशू हो रहा है, और आपको पेमेंट कब मिल रहा है, 20th जून को पेमेंट मिल रहा है। तो इन तीनों में से जो डेट दोस्तों पहले आएगी वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो इस केस में दोस्तों जो पहले डेट आएगी वो 10th जून आएगी, विच मीन्स कि ये जो आपकी 10th जून है ये लास्ट डेट है इनवॉइस को जनरेट करने का। मतलब इस डेट को इनवॉइस आपकी जनरेट हो जानी चाहिए थी। दोस्तों जिस डेट को आपने अपनी इनवॉइस क्रिएट की हुई है, ठीक है, आपने देखा टाइम ऑफ सप्लाई का जो रूल है उसको आपको फॉलो करना है, वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई है, व्हिच मींस कि आपकी जो इनवॉइसेस वगैरह है उसी डेट को ही क्रिएट हो जानी चाहिए। इसके बाद आपको उस इनवॉइसेस को IRP पोर्टल पे रिपोर्ट करना है। तो दोस्तों अब इसकी टाइम लिमिट आपको काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, 15 नवंबर 2024 है, और आपने IRP पोर्टल पे रिपोर्ट किया 25 दिसंबर को। तो अप्रोक्सीमेटली 35 डेज का टाइम आपने यहाँ पे लिया। यहाँ पे जो 35 डेज आपके लग रहे थे, अब इस 35 डेज को यहाँ पे चेंज किया गया है। पहले की सिचुएशन क्या थी, ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड 13 सितंबर 2023 को एक एडवाइजरी जारी की गई थी दोस्तों, और इसी एडवाइजरी के रेफरेंस में ही अपडेट किया गया है। तो ये एडवाइजरी जो पहले वाली थी वो क्या कहती थी कि वेयर अ टाइम लिमिट ऑफ 30 डेज फॉर रिपोर्टिंग ई इनवॉइसेस ऑन IRP पोर्टल फॉर टैक्स पेयर विद एन AATO यानी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ₹100 करोड़ एंड एबव वाज इंप्लीमेंटेड। दोस्तों जिन लोगों की टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा थी, उन लोगों के लिए पहले ये नियम था कि उनको 30 डेज का टाइम मिलता था कि वो अपने इनवॉइसेस को IRP पोर्टल्स पे अपडेट करें, ठीक है, और उसके अनुसार ई इनवॉइसिंग होती थी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे इसको चेंज कर दिया गया। अब ये जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ की थी, अब इसको 10 करोड़ एंड एबव कर दिया गया है। अब यदि आपका टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज्यादा का होगा, अब आपको 30 दिन का ही केवल टाइम मिलेगा। आप अपने इनवॉइसेस को IRP पोर्टल पे अपडेट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि अब आपका लेट सपोज कि जिन लोगों की टर्नओवर 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ के अंदर है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है टाइम लिमिट की, यानी कि वो लोग 30 दिन के बाद भी ई इनवॉइसिंग कर सकते हैं IRP पोर्टल पे। लेकिन जिन लोगों का एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ उससे ज्यादा होगा तो उनको ये नियम अब फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो एडवाइजरी जारी की गई है ये बेसिकली ऐसे इनवॉइसेस के लिए है जो कि B2B इनवॉइसेस है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, एक्सपोर्ट है, ठीक है, इन सारे इनवॉइसेस को यहाँ पे कवर किया गया। तो ये जो एडवाइजरी जारी की गई वो 5 नवंबर 2024 को जारी की गई है। लेकिन ये एप्लीकेबल कब से होगा, क्या नेक्स्ट मंथ से होगा, उसके 2 दिन बाद होगा। तो दोस्तों इसके लिए प्रॉपर डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। Therefore, from 1st April 2025, the taxpayer with an annual aggregate turnover of 10 crores and above would not be allowed to report e-invoices older than 30 days from the date of reporting on IRP portal. 1st April 2025 से ये जो 30 डेज का टाइम लिमिट दिया गया कि इससे आप मतलब ज्यादा का टाइम अब आपको नहीं मिलेगा। तुरंत जो है IRP पोर्टल उसको ब्लॉक कर देगा यदि आपकी इनवॉइसेस यदि डिले होंगी। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए कोई इनवॉइस आपकी 1st अप्रैल 2025 को आपने क्रिएट किया हुआ है, इट कैन नॉट बी रिपोर्टेड आफ्टर 30 डेज, ठीक है, यानी कि अप्रैल 30th के पहले या 30th तक आपको रिपोर्ट कर देनी है, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। द वैलिडेशन बिल्ट इनटू द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल वुड डिसअलाउ द यूजर फ्रॉम रिपोर्टिंग द ई इनवॉइस आफ्टर 30 डेज
विंडो, ये ऑलरेडी रेस्ट्रिक्ट कर देगा, आप उसके बाद रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अब इसके लिए प्रॉपर टाइम लिमिट अब आपको दी जा रही है कि आप इस रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर सकें। इसको अभी से आप प्रैक्टिस में लाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ऑल ऑफ सडन आप इसको नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी वीडियो में दी गई पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएंगे। जय भारत।